आई एम द फेटेड विलन के चैप्टर नंबर 341 की स्टार्टिंग में। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक क्लिफ के ऊपर उदास बैठी सुकिंग को दिखाया जाता है। अभी वहाँ पर उसके पीछे से उसकी बहन आती है और उससे कहती है कि सिस्टर, आज तो यंग मास्टर की वेडिंग है, आखिर तुम वहाँ पर क्यों नहीं गई? उससे पूछती है कि तुम भी वहाँ पर नहीं गई। पर सुकिंग की बहन हल्की से स्माइल करती है, फिर उसके पास में बैठ करके उससे कहती है कि वो उसकी तरह नहीं है जो कि यंग मास्टर की अफेक्शन को पाने के लिए इतनी होप में है। वैसे भी यंग मास्टर को मेरी इतनी परवाह नहीं थी, वैसे भी उसे प्यार में इतना ज्यादा यकीन नहीं है, और वैसे भी यंग मास्टर मुझे पहले ही काफी कुछ दे चुके हैं, इससे कि मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हूँ। इसलिए मेरा काम है कि मैं इस जगह को उनके लिए मैनेज करके रखूँ, ताकि इधर उधर उनके सामने यूं ही घूमती रहूँ। कभी भी तुमने इस बात के रीजन के बारे में सोचा है तुम इतने ज्यादा पेन में क्यों हो? वो इसलिए है क्योंकि तुम कुछ ज्यादा ही चाहती हो। कुकिंग कहती है कि क्या सच में मैं कुछ ज्यादा ही पाने की इच्छा कर रही हूँ? बहन कहती है कि अगर तुम पावर, वेल्थ और यहाँ तक कि कल्टीवेशन भी चाहो, यंग मास्टर बड़ी ही आसानी से तुम्हें वो दे सकते हैं। तुम तो उनकी सबसे प्रीसियस चीज, उनकी अफेक्शन को पाने के लिए तुली पड़ी हो। कहती है कि मैं पहले ही उस मोड़ पर अब पहुंच चुकी हूँ जहाँ से कि अब लौटना मुश्किल है। कुकिंग ट्विन सोल भी बाहर निकलते हुए उससे कहती है, तुम बेवकूफ, तुम्हारे पास तो तुम्हारी बहन जितनी भी समझदारी नहीं है। इसके साथ में हमारा सीन चेंज होता है और अगले सीन में हमें 3 दिन बाद आसमान में होंगी के लाए गए उसी कॉफिन को वापस जाते हुए दिखाया जाता है। कल्टीवेटर्स तो वहाँ पर उस कॉफिन को वापस जाते हुए देख करके हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर इस दुनिया में ये क्या चल रहा है? फैमिली बस ऐसे ही एक इमोर्टल के कॉप्स को लेने से मना कर रही है। वहीं पे एक और बंदा कहता है कि मुझे लगता है कि क्योंकि यहाँ पर कई सारे फैक्शंस इसे पाने की इच्छा कर रहे थे, तो वो ये जानते हुए कि इसे वो अपने पास यूं ही नहीं रख सकते, यूं ही इसे हमारे बीच लड़ मरने के लिए फेंक दिया। दूसरी फीमेल कल्टीवेटर भी हंसते हुए कहती है कि वाकई में इन लोगों के पास में काफी ज्यादा गंदी चालें हैं। साथ में उन लोगों के बीच में उस कॉफिन को पाने की लड़ाई शुरू हो जाती है और कल्टीवेटर उस कॉफिन को पकड़ने के लिए अपना एक बड़ा सा स्पिरिचुअल हार्ट बनाता है। तो कि मैं तो यहाँ पर गू फैमिली के साथ में एक्चुअली में नेगोशिएट करने ही जाने वाला था, इस चीज में यहाँ पर मुझे भी थोड़ा शेयर मिल जाए, लेकिन आज देखो जरा, हमारे पास खुद ही आ गया सभी लोग। हम लोगों को एक दूसरे के साथ में फाइट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अभी तक ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं चला है, तो क्यों ना हम लोग इस सब में अपना अपना हिस्सा बांट लें। साथ ही जैसे ही वो बंदा उस कॉफिन को पकड़ने ही वाला होता है, अचानक से उस कॉफिन के अंदर काफी ज्यादा डेमोनिक एनर्जी अनलेस होती है, जो कि उस हैंड को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देती है। वो सभी लोग तो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये तो एक डेमोनिक एनर्जी है, इसी तरीके का ट्रैप है जैसे कि चैन होंगी ने यहाँ पर गुचेन के लिए बिछाया था, तो उनसे कुछ ऐसे ही हुआ क्योंकि वो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही काइंड बन रही थी। अचानक से वो कॉफिन वहाँ पे काफी ज्यादा डेमोनिक एनर्जी के साथ में खुद ब खुद मूव करने लगता है, वहाँ पर उन सभी को अपनी एनर्जी के साथ में एब्जॉर्ब करने लगता है। इसी के साथ में हमें गोचन को दिखाया जाता है जो कि मिंग के साथ में अभी भी अपने कमरे में होता है। वहीं से इस सारे कांड के ऊपर उसकी नजर होती है, इसलिए वो कहता है कि तुम सभी लोग तो यहाँ पर फालतू में ही मारे गए, क्योंकि मैंने नहीं कहा था कि ये तुम्हें फ्री में मिलने वाला है। इसी के साथ फिर गुचन की नजर अपनी प्यारी वाइफ के ऊपर पड़ती है कि यहाँ पर गुचन के ऊपर प्यार बरसाने के बाद में वापस से अपने कपड़े पहनती है और उससे कहती है कि अभी मेरी अनरिवील्ड इमोर्टल डायनेस्टी के अंदर काफी ज्यादा काम रह चुके हैं, इसलिए उनको हैंडल करने के लिए मुझे अभी वापस जाना पड़ेगा। तुम यहाँ पर अच्छे से रहना, मैं कुछ दिनों में वापस आकर के तुम्हें इसके फेवर के तौर पर और भी ज्यादा प्यार दूंगी, तुम समझ गए ना? तो गुचन भी उसे कहता है कि जी योर मैजेस्टी, मैं समझ गया। योर मैजेस्टी के जाने से पहले मैं यहाँ पर उनके लिए एक गिफ्ट प्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो कहती है कि क्या गिफ्ट? आखिर किस तरीके का गिफ्ट? तो गोजन सीधा अपनी स्टोरेज के अंदर से मिंग के सामने अपने रीइंकार्नेशन मास्टर को खड़ा कर देता है। मिंग पहले तो उसे कहती है कि ये आखिर ये क्या चीज है, लेकिन जब वो उसके अंदर की इमोर्टल रियल्म की पावर्स को फील करती है, फिर वो भी हैरान होते हुए कहती है कि चैंग ये चीज तो। गोजन कहता है कि हाँ, ये एंशिएंट रीइंकार्नेशन सुप्रीम बीइंग है, मैंने इसको मार दिया और इसे अपना पपेट बना लिया। भले ही अभी इसकी पावर इमोर्टल रियल्म तक नहीं पहुंची है, लेकिन अभी भी ये काफी ज्यादा पावरफुल है। मिंग उसे कहते हैं कि लेकिन क्या तुम्हारे प्लान्स के अंदर अभी भी इस तरीके की पावर्स की जरूरत नहीं है? जनता भाई उसे प्यार से गले लगाते हुए कहता है कि तुम्हारी सेफ्टी में मेरे प्लान का ही एक पार्ट है। क्योंकि तो भाई हमारे गोचन की योर मैजेस्टी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। एक स्माइल करते हुए गोचन को गिफ्ट में एक प्यारा सा किस दे देती है, साथ में उससे आई लव यू कहकर के वहाँ से चले जाती है। इसके बाद हमें यहाँ पर 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे गोचन ने अपने डार्क हेवनली कोर्ट के सभी पपेट्स को इकट्ठा कर लिया होता है और उनसे कहता है कि डार्क हेवनली कोर्ट की घुसपैठ अब जिस स्तर तक पहुंच चुकी है, तो उसके हिसाब से अब यही बिल्कुल सही समय है। अपर रियलम बहुत ही जल्दी पूरी तरीके से केओस के अंदर डूबने वाला है और ज्यादातर फैक्शंस तो यहाँ पर सो कॉल्ड इमोर्टलिटी के पार्ट को ढूंढने पर निकल चलेंगे। इसके साथ ही वो अपने मन में सोचता है कि ओरिजिन फैक्शन के पास में यहाँ पर अपनी रक्षा करने के लिए इमोर्टल्स नहीं होंगे, तो वही उसके लिए यहाँ पर पहले टारगेट बनेंगे। तो इस केओस में उसको इस रिवॉर्ड को पाने में एडवांटेज मिलेगा। गोचन वहाँ पर आसमान में देखते हुए टाओ याओ को पुकारता है। अचानक से उसके माथे के अंदर से काफी ज्यादा रोशनी के साथ में पावर अनलिस होने लगती है। इसके साथ ही वो कहता है कि अब एपेक्स ट्री के ऊपर लगी रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया है। टाओ याओ को दिखाया जाता है जो कि एपेक्स ट्री के ऊपर लगी रिस्ट्रिक्शन को पूरी तरीके से वहाँ पे हटा देती है।
इसी के साथ जैसे ही एपेक्स ट्री के ऊपर से उसकी रिस्ट्रिक्शन टूटती है, कैरियर के अंदर छुपी एपेक्स ट्री की स्पिरिचुअल एनर्जी तेजी से फूट पड़ती है, क्योंकि और इतनी ज्यादा होती है कि वो लगातार फैलते हुए वहाँ पे स्पेस के अंदर भी अनगिनत रियल्म में फैल जाती है और दूर दूर तक हर एक कल्टिवेटर को उसकी प्रेजेंस का पता लगने लगता है। वहीं पे इसी के साथ में हमें अपर रियल्म का सीन दिखाया जाता है कि वो स्पिरिचुअल ऑरा वहाँ पे फैलता हुआ जा रहा होता है। एक शॉर्ट कल्टिवेटर उड़ते हुए जा करके उस स्पिरिचुअल एनर्जी को फील करके कहता है कि ये क्या हो रहा है, अचानक से हेवन और अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज्यादा उबल क्यों रही है। तो कल्टिवेटर भी कहता है कि नो वे, ऐसा लग रहा है कि जैसे यूनिवर्स के लॉ पूरी तरीके से परफेक्ट हो रहे हो। तो तभी इसी के साथ में हमें अगले सीन में एक हस्बैंड वाइफ का सीन भी दिखाया जाता है। जैसे ही वो स्पिरिचुअल एनर्जी का ऑरा पहुंचता है तो उस आदमी की आंख खुलती है और उसकी बॉडी में काफी ज्यादा एनर्जी फील होने लगती है। तो वहाँ पर खुशी के साथ में अपनी वाइफ को उठाता है और उससे कहता है कि वाइफ पता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन अचानक से मेरी कल्टीवेशन काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है और मैं यहाँ पर स्पिरिट एरा रियल्म में ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ। पता नहीं मेरी पावर काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। तो अब एक साथ यहाँ पर 300 राउंड की बैटल और लड़ते हैं। तो भाई उसकी वाइफ हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या 300 राउंड, इतना तो गोलियां खा के पावर नहीं मिलती। जैसे जैसे उन लोगों को स्पिरिचुअल एनर्जी मिलती जाती है तो वहाँ पर काफी सारे लोग ब्रेक थ्रू करने लगते हैं। वहीं पे प्रिंस ऑफ 6 राउंड में इसकी मदद से अपना ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लेता है। देखे तो फिनिक्स लेडी भी कुछ होते हुए कहते हैं कि क्वासी निर्वाणा रियल्म 6 राउंड भी अपनी पावर को बढ़ता हुआ देख करके कहता है कि हाँ फाइनली मैंने ब्रेक थ्रू कर ही लिया। वहीं पे हमें बूढ़ी को भी दिखाया जाता है और उसका भी यहाँ पर ब्रेक थ्रू हो चुका होता है, जिस वजह से वो खुशी के मारे पागल होते हुए कहता है कि आखिरकार 100 सालों के बाद मैंने भी फाइनली ब्रेक थ्रू कर ही लिया। बाकी के सर्वेंटों से भी देखते हुए कहते हैं कि हाँ फर्स्ट क्वासी निर्वाणा रियल्म जस्ट तुमने अभी ब्रेक थ्रू किया है तो ये मत समझ लेना एकदम दाउड़ तक पहुंच गए हो। और भी कई सारे लोग ऐसे स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ता हुआ देख कहते हैं अचानक से हेवन और अर्थ का एनवायरनमेंट चेंज हो चुका है। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी क्लेमिटी ला सकती है, लेकिन इसके साथ ही काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी भी। फिर वो एनर्जी फैलते हुए बुद्धिस्ट टेंपल की ओर भी बढ़ने लगती है। अभी वहाँ पे हमें उनके एक वेनरेबल मॉन्क को दिखाया जाता है जिसकी आंखें गोल्डन कलर में चमकती हैं और वो भी उस एनर्जी को फील करते हुए कहता है कि लगता है कि इमोर्टलिटी का रास्ता अब खुल चुका है। गोल्डन से ज्यादा भी उस एनर्जी को फील करते हुए कहता है कि लगता है कि अब यहाँ पर कई सारे बिग सोर्स की जान जाने वाली है। तो उस एनर्जी के सोर्स का पीछा करते करते कई सारे कल्टीवेटर्स अपने रियल्म्स को तोड़ करके वहाँ पे आउटर स्पेस में आ गए होते हैं। उस ऑरा की सोर्स की एग्जैक्ट लोकेशन को ढूंढने लगते हैं। यहीं पे एक हॉर्न वाला डेविल अपने पीछे वाले बंदे से कहता है कि माओ यून, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे तुम भी यहाँ पर देखने को मिलोगे। क्या तुम यहाँ पर मुझसे कम्पीट करने के लिए आए हो? तुम अब अपनी पर्पल क्लाउड वैली की देखभाल नहीं करने वाले? तो वंदा मायून भी कहता है कि मैं इस दिन का काफी लंबे समय से इंतजार कर रहा था। इस इमोर्टलिटी के पाथ के कंपैरिजन में तो मेरे लिए पर्पल क्लाउड वैली कुछ भी नहीं है। वहीं पे इसी के साथ हमें पर्पल क्लाउड वैली का सीन दिखाया जाता है। हमारे गोचन के बनाए डार्क हेवनली कोर्ट के लोग पहुंच चुके होते हैं। तो उन सभी लोगों को वहाँ पर एक साथ देखकर पर्पल क्लाउड वैली का लॉर्ड भी घबराते हुए कहता है कि तुम लोग तो डार्क हेवनली कोर्ट के लोग हो, वो भी इतने सारे। अगर तुम लोगों को क्या चाहिए जो कि तुम लोग इस तरीके से मेरे पर्पल क्लाउड वैली में घुस आए? इसी के साथ में वहाँ पर अपने मन में घबराते हुए भी कहता है कि इतने समय यहाँ पर हमारे एंसेस्टर भी मौजूद नहीं है और वो जल्दी ही वापस नहीं आने वाले। उसी टाइम पर ये लोग भी हमारी वैली में घुस आए हैं, ये बिल्कुल भी कोई कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकता। डार्क हेवनली कोर्ट का मास्क वाला बंदा कहता है लोग तो यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम सभी लोगों को यहाँ पर खत्म करने के लिए आए हैं। साथ ही यहाँ पर आधा महीना यूं ही गुजर जाता है और फिर हमें अगले सीन में वो फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गोचन के फादर अपनी सीट पर बैठे हुए होते हैं और वहीं पे एक एल्डर उनको ये सब सिचुएशन के बारे में बताते हुए कह रहे होते हैं इतने समय पूरी दुनिया में क्योस फैला हुआ है और हम लोग भी ज्यादा देर तक इससे बच नहीं पाएंगे। गोचन ने भी यहाँ पर अनरिवल्ड इमोर्टल डायनेस्टी के साथ में शादी करके हमारी अलायंस को बना दिया है। इस समय यहाँ पर इतना बड़ा कुछ हो रहा है, पेट्रा को भी इस सब चीज की चेकिंग के लिए किसी न किसी को भेजना चाहिए। उनके फादर उससे कहते हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो उससे कहते हैं कि गोचन पहले इस बारे में कह चुका है कि हमें इस चीज में हाथ बिल्कुल नहीं डालना है, यहाँ पर एक चांस देना चाहिए क्योंकि वो रीइंकार्नेशन ऑफ सुप्रीम है। हो सकता है कि उसे किसी चीज के बारे में पता हो जो कि हम लोगों को नहीं पता है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर उसके इन शब्दों पर विश्वास करना चाहिए। इसको तो एक फीमेल एल्डर भी उनके इस बात के ऊपर एग्री करते हुए कहती है कि हाँ बिल्कुल, अगर सोचा जाए तो गुचैन ही हमारा फ्यूचर है। वाले समय में इस अपर रियल्म के अंदर गु फैमिली गुचैन की मदद नहीं करेगी बल्कि उल्टा गुचैन ही गु फैमिली की मदद करेगा। ये कहता है कि हाँ, जब हम बहू को घर लेकर के आ रहे थे तो गुचैन ने 3 निर्वाणा कल्टीवेटर्स को सिर्फ एक सिंगल मूव के साथ ही खत्म कर दिया था, जिसे देखकर के तो मैं बुरी तरीके से घबरा ही गया था। ब्लैक हेयर वाला एक और एल्डर भी कहता है आखिर एग्जैक्टली इस डार्क हेवन का बैकग्राउंड क्या है, इन लोगों के अंदर एक ही बार में इतने सारे एनलाइटेड कैसे हैं। फीमेल एल्डर कहती है कि मैं तो इस बात को लेकर के थोड़ी परेशान हूँ, अगर जब वो लोग यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो क्या उन लोगों की नजर यहाँ पर हमारी गु फैमिली के ऊपर नहीं पड़ेगी? तो जियांग भी वहाँ पर गलती से बोल पड़ती है कि वो लोग ऐसा नहीं करेंगे। तो एक एल्डर से पूछता है कि जियान आखिर अभी तुमने क्या कहा? घबराते हुए कहते हैं कि नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। जिसके साथ ही वो वहाँ पर अपने मन में कहती है लोगों तो अभी तक ये भी नहीं पता है कि ये लोग जिस मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं उसके पीछे का मास्टरमाइंड यहाँ पर एक्चुअली में गुचैन ही है। तो कि यहाँ पर मैंने जो रीइंकार्नेशन पूल
के अंदर गोचन और मिंग की शादी के बारे में देखा था वो बिल्कुल नहीं हुआ। अभी की जो इस अपर रियलम की कंडीशन है वो बिल्कुल वैसी है जो कि मैंने रीइंकार्नेशन पूल के अंदर देखी थी। वहीं पे इसी के साथ में यहाँ पर हमारा सीन चेंज होता रहा। फिर हमें अगले सीन में गुचन और 18 एंसेस्टर को दिखाया जाता है। ये गुचन की बात सुनने के बाद में 18 एंसेस्टर उससे कहते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, इतने समय अपर रियलम में उथल पुथल मची हुई है। उसके समय हमारा गू फैमिली का एक छोटे से कोने के अंदर सेफ रहना ही काफी अच्छा है। गुचन तो उनसे कहता है कि एंसेस्टर जल्दी इमोर्टलिटी का पाथ खोलने वाला है, तो आप लगता है कि कुछ जल्दी में ही है। उससे कहते हैं कि यंग मैन, पहली बात तो यह है कि तुम्हारी बात मानना मेरे लिए सबसे अच्छा है, और दूसरी बात गू फैमिली की फाउंडेशन इतनी ज्यादा बड़ी और गहरी है कि भले ही हम इसके लिए लड़ाई भी ना लड़े, जब ये इमोर्टल रियलम अपर रियलम से मिल जाएगा, यहाँ पर इमोर्टल रियलम से हमारे एंसेस्टर आकर के हमें गाइड करेंगे। इतना कहते हुए फिर वो वहाँ पर गोचन के पास से आगे बढ़ जाते हैं और उससे कहते जाते हैं कि इसलिए हमें यहाँ पर जल्दबाजी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।